हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हो मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मजेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले क्वेश्चंस। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहने वाला है? क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है। तो ध्यान से देखना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी है जिसका मास है m। एक बड़ी बॉडी है जिसका मास क्या है मेरा? m है। और इस बॉडी के ऊपर मैं इस डायरेक्शन पे क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। इस बॉडी के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टेंशन इनसाइड द ब्लॉक। Find the tension inside the block when point of application of force is applied. When point of application of force क्वेश्चन है मेरा ये। देखो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे ध्यान देना। एक बॉडी के अंदर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेंशन पूछे। अब देखो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है, एक बॉडी दे रखी है जिसका मास m है और उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा तो सब बॉडीज के ऊपर अंदर अंदर देखो एक बॉडी कैसे बनती है, छोटी छोटी बॉडीज से मिलकर ही तो एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो अगर इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो फोर्स है वो हर पॉइंट पर लगेगा। ये जो फोर्स है वो अंदर अंदर जाने वाले हर पॉइंट पर फोर्स जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या है? कोई भी जनरल डिस्टेंस x पर जाके, किसी भी जनरल डिस्टेंस x पर जाके आप क्या बता दो? किसी पॉइंट पर फोर्स बता दो। आप क्या बता दो? कोई भी जनरल डिस्टेंस x पर जाके किसी भी पॉइंट पर आप क्या बता दो? फोर्स बता दो। या फिर अंदर बॉडी के अंदर कितने टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या होता है? फोर्स ही होता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए, आप कंसेप्ट क्या लगोगे? आप कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट का यूज करोगे? जब कभी भी आपका फोर्स लगे, whenever we have to find tension inside the block, we have to find tension inside the block, then convert into टू ब्लॉक्स। आप इस क्वेश्चन को दो ब्लॉक्स में क्या कर दोगे? कन्वर्ट कर दोगे। जब भी कोई भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगो, और आपसे कोई भी एक बॉडी के अंदर आपसे क्या पूछ ली जाए? टेंशन पूछ ली जाए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे इसी क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ लोगे। दो यानी एक बॉडी का मास मान लो आपका m1 है और दूसरी बॉडी का मास आप मान लो m2 है। अब आप सभी को पता होगा, आप सभी यूनिटरी मेथड से तो वाकिफ होंगे। जब भी लेंथ ऑफ द रॉड इस जो भी ये रॉड है या जो भी ये बॉडी है, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं कुछ l है। तो देखो m मास पर लेंथ कितना है? l लेंथ है। m मास पर लेंथ कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? l लेंथ है। पर यूनिट लेंथ पर मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? l लेंथ पर मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पर यूनिट लेंथ पर मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? m/l। ये चीज आप सभी को समझ में आ रही है? इसका मतलब x लेंथ पर मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? मुझे तो x लेंथ पर मास चाहिए, तो x लेंथ पर मास होगा मेरा m/l इंटू x। बात क्लियर? और अगर x लेंथ पर इतना मास है तो बताइए l माइनस एक्स लेंथ, अगर ये x लेंथ है तो बची कुछ ही लेंथ हमारी l माइनस एक्स होगी। तो l माइनस एक्स लेंथ पर मेरा मास कितना होगा? वो होगा m/l इंटू l माइनस एक्स। बताओ, देखो ये मास मेरा m2 आ गया, m2 मास, और ये आ गया मेरा m1 मास। बताओ बात क्लियर? m1 मास मेरा हो गया कितना? m1 मास, इसको m1 मान लो और इसको m2 मान लो एक बार के लिए। अब देखो m1 आ गया मेरा m/l इंटू में x और m2 आ गया मेरा
m बाई एल, आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच में एक धागा कनेक्ट कर दो। धागा मतलब एक रोड। बेसिकली हमें किसी भी एक इस पॉइंट पर जैसे मुझे फोर्स निकालना है, तो देखो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी, इन दोनों बॉडीज के बीच में एक टेंशन होगा टी। इन दोनों बॉडीज के बीच में एक टेंशन होगा मेरा टी। आप इधर जाओ तब भी एक टेंशन टी, एक टेंशन टी होगा, तभी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, दोनों फोर्स ऑब्वियसली बात है बराबर होने चाहिए। एक धागे के अंदर एक टेंशन है, वो हमारी क्या होती है, सेम होती है, और इस डायरेक्शन में बंदा क्या लगा रहा है, मेरा फोर्स लगा रहा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको लॉज ऑफ मोशन का फॉलो करना है। लॉज ऑफ मोशन आप फॉलो करिए। ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। आई होप मेरी ये चीज मिटा देता हूं, ये चीज मिटा देता हूं, समझ में आ गई। ले जाने वाला फोर्स है एफ, रोकने वाला फोर्स है टेंशन, इज इक्वल टू m1 इंटू ए। बात समझ में आ रही है। इस डायरेक्शन में ले जाने वाला फोर्स है टी, इज इक्वल टू इसका मास m2 मास मान लो m2 इंटू ए। अब देखो टी से टी गया, टी से टी गया, एफ की वैल्यू क्या आ गई, m1 प्लस m2 इंटू में ए। इसका मतलब इस बॉडी की नेट एक्सेलरेशन क्या आई, इस बॉडी की जो नेट एक्सेलरेशन आई वही एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सर m1 प्लस m2 का सम तो m के ही बराबर था, m1 प्लस m2 का जो सम था वो तो m के ही बराबर होगा। यस ऑब्वियसली बात है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन निकालनी होती, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी होती तो आप कहते हैं एक बॉडी है जिसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का मास m है, वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, f बाई m ही होगी। लेकिन हमें टेंशन फाइंड करनी है, हमें बॉडी के अंदर टेंशन फाइंड करनी है किसी जनरल डिस्टेंस x पर जाके, किसी जनरल डिस्टेंस x पर जाके। तो किसी जनरल डिस्टेंस x पर जाके इस बॉडी का मास अलग हो गया, इस बॉडी का मास अलग हो गया, और इन दोनों के बीच में एक टेंशन हो गई t। अब हमें एक पता लगाना, हमें पता लगाना ये टेंशन t, तो आप आसानी से लगा सकते हो, आप आसानी से ये वाली इक्वेशन यूज करके टेंशन निकाल सकते हो। कैसे, T2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, m2 इंटू एक्सेलरेशन आपने बी निकाली थी, कितनी निकाली थी, एक्सेलरेशन आपने बी निकाली थी, कितनी निकाली थी, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो बताओ, बात तो क्लियर हो ही रही है, सामने ही दिख रहा है। अगर मुझे ये टेंशन निकालनी है तो ले जाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो m2 इंटू है, तो m2 इंटू एक्सेलरेशन लगता ही मेरे यहां से टेंशन t निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, टेंशन मेरी t, और ये इधर टेंशन t है तो इधर भी टेंशन मेरी t ही होगी। अब देखो t की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, m2 इंटू f। देखो m2 मास कितना था, m2 मास कितना था, अब ओरिजिनल मास रख दो, m2 मास था ये m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मास का सम तो सर m के ही बराबर था, m1 प्लस m2 इन दोनों का जो सम था वो m के ही बराबर था, तो m से m कटा। तो जो टेंशन आ रही है इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर किसी भी जनरल डिस्टेंस x पर जाके जो टेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, l डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई एल। देखो ये आई, इसका मतलब अगर x की वैल्यू जीरो होगी, x की वैल्यू जीरो होगी तो टेंशन की वैल्यू f के बराबर हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, f के बराबर होगी। आप रख के देख लो, x की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो l से l कट जाएगा, टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f के बराबर। अगर मान लो मुझे l/2 पर टेंशन पता करनी है, इस l/2 यानी इस ब्लॉक के मिड पर, इस ब्लॉक के सेंटर पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इस ब्लॉक के सेंटर पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप देख सकते हो एट x बराबर l/2 पर जाके तो देखिए एक बार, तो आपको टेंशन वहां पर भी पता चल जाएगी कितनी होगी। तो देखो l माइनस l/2 इज नथिंग बट l/2 डिवाइडेड बाई l इंटू एफ। देखो सेंटर पर जाके आपको पता चल गया टेंशन की वैल्यू आ गई f/2। अब कोई भी डिस्टेंस x पर जाओ, इस रोड पर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आपको टेंशन पता चल जाएगी, ब्लॉक के अंदर टेंशन कितनी है। तो देखो टेंशन आ गई आपकी f/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और नीट में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट करना, मेन क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी
अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी ने हथौड़ी देखी, हथौड़ी, हथौड़ा, हैमर, हैमर किस किस ने देख रखा? इस तरीके का ही तो होता है, एक ब्लॉक होता है बड़ा सा एम, और इससे इस तरीके से एक कनेक्ट कर दिया जाता है रॉड, रॉड, और ये इसका मारने वाला हथौड़ा। तो देखो यही होता है हमारा हैमर। तो देखो इस रॉड है ना, ये रॉड, इसका मास स्मॉल एम है, और इस हैमर का मास या फिर इस हथौड़े का मास मेरा क्या है, कैपिटल एम है। आपको फाइंड क्या करना है, इस डायरेक्शन में मैं क्या लगा रहा हूँ, इस हथौड़े या हैमर पे ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ हैमर। मतलब ये जो हैमर है ये कितनी एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रहा होगा। पहली चीज तो आपको ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज फाइंड करनी है आपको, फाइंड दैट फोर्स, फाइंड दैट फोर्स exert by the rope on the block। मतलब इस रॉप के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक वो फोर्स आपको फाइंड करना है। तीसरी चीज आपको फाइंड करनी है, फाइंड द मिड, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन between mid point of the road, mid point of the road, ये चीज फाइंड करनी। तीन क्वेश्चंस बन सके, तीन या तीन से ज्यादा क्वेश्चंस भी इसके अंदर बन सकते हैं। देखो ये क्वेश्चंस भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इस ब्लॉक का मास एम है, इस ब्लॉक का मास अपना स्मॉल एम है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। सबसे पहले क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या फील हो रहा है, हमें नेट एक्सेलरेशन सर फाइंड करनी है। नेट एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन 1/1, ये तो सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है। टोटल मास कितना है, m प्लस m है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, F है। तो बॉडी कितने एक्सेलरेशन से जाएगी, F इजिकल टू m वाला फॉर्मूला तो आप सभी को ही पता होगा। नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है F, टोटल मास है m प्लस स्मॉल m इंटू बॉडी, इतने एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी m प्लस m। ये तो सर फंडा क्लियर है, लेकिन हमें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक के ऊपर रस्सी के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर रस्सी के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, मुझे वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप बनाओगे टेंशन। आप इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर लो, इस ब्लॉक और इस रस्सी को अलग अलग कर लो, इसका मास है m। अब देखो ये इन दोनों के बीच में एक टेंशन होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक टेंशन होगा T, तभी ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और इधर की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F। अब आपको बेसिक काइनेमेटिक्स या अब आपको बेसिक न्यूटन्स के लॉस को लगाना तो आता ही है। ले जाने वाला फोर्स ये होगा, रोकने वाला ये फोर्स होगा, इजिकल टू स्मॉल m इंटू ए। ले जाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं है, m इंटू ए। तो T से T गया, नेट सारा का सारा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, यानी जो फोर्स की वैल्यू आ गई वो स्मॉल m प्लस m। यहां से भी आपकी नेट एक्सेलरेशन निकल गई। अब आपको बेसिक तरीके से जाना, आपको बेसिक तरीके से जाओगे तो एक्सेलरेशन भी पता चल गई, लेकिन मुझे तो सर टेंशन पता करनी है, यानी ये वाली टेंशन, यानी इस रस्सी ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स गया, तो यही तो वो फोर्स है T। इस रस्सी ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो वही तो टेंशन ही है T। इतनी टेंशन से ही तो ये रस्सी इस ब्लॉक को खींच रहा होगा, तो ये T निकालना है हमें। क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा, और T आपको यहां से मिल जाएगा, दैट शुड बी m इंटू एक्सेलरेशन a। तो m इंटू एक्सेलरेशन तो आपने पहले ही निकाल ली, f डिवाइडेड बाई m प्लस m। यानी ये जो रस्सी है वो इस ब्लॉक को इतने एक्सेलरेशन से खींच रही है, यानी इतने फोर्स से खींच रही है। बात समझ में आई मेरी? अब आपको क्या निकालना, तीसरी चीज आपको क्या फाइंड करनी है, तीसरी चीज आपको फाइंड करनी है, फाइंड द टेंशन बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक नहीं लिखा क्या, मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। मुझे इस ये जो रस्सी है इसके मिड पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, टेंशन फाइंड किया, मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, ठीक है।
इस मिड पॉइंट पर, यानी इस रस्सी के मिड पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है, यानी फोर्स फाइंड करना मिड पॉइंट पर। तो कैसे फाइंड करोगे, आप क्या कर लो, जब भी आपको किसी बॉडी के अंदर फोर्स फाइंड करना होता है, तब आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप इन दोनों ब्लॉक्स को दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। जिस भी पॉइंट पर आपको फोर्स फाइंड करना है उस जगह से सिस्टम को ब्रेक कर लीजिए, उस जगह से सिस्टम को क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। अब देखो इस रस्सी पर टोटल मास है, टोटल मास एल लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, मान लेता हूं एल लेंथ। एल लेंथ पर स्मॉल एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड था और मुझे तो चाहिए इसके सेंटर पर मास, तो यानी L/2 लेंथ पर मास कितना होगा, M/2 डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इधर भी M/2 और इसका मास है कैपिटल एम। तो आप यहां से इस पॉइंट पर मुझे सिस्टम को ब्रेक करना है, तो देखो इधर मास कितना बच जाएगा, m प्लस स्मॉल m/2 और इधर मास कितना बच जाएगा, स्मॉल m/2 और इन दोनों के बीच में एक टेंशन जोड़ दो T। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, इस पॉइंट पर मुझे सिस्टम को ब्रेक करना है, तो इस पॉइंट से इधर मास कितना है टोटल m प्लस स्मॉल m/2 और इधर मास कितना है m/2 और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए एक टेंशन लगा दो T और इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स खींच रहा है, F। बात समझ में आई मेरी, आई होगी। अब देखो क्वेश्चन तो यहां से फाइंड, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, सर हमें तो टेंशन फाइंड करनी है मिड पॉइंट ऑन द ब्लॉक, यानी ये टी फाइंड करनी है। तो आप सभी को पता होगा टी इज इक्वल टू होगा m प्लस m/2 इंटू ए। बताओ ले जाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, m इंटू ए के बराबर होगा और एक्सेलरेशन तो अभी हमने निकाल रखी थी, नेट सिस्टम की एक्सेलरेशन इसके बराबर है। बताओ टेंशन ले जाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं, तो इतनी एक्सेलरेशन और यही टेंशन हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, F माइनस टी ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m/2 इंटू ए, लेकिन उस समय आपको ये फोर्स और पता कर देना पड़ता। लेकिन इससे अच्छा डायरेक्ट यहां से टेंशन टी तो यहीं से डायरेक्ट निकल रही है, तो आप यहीं से करोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व। तो m प्लस m/2 इंटू ए की वैल्यू आपको दे रखी है F डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2m प्लस m डिवाइडेड बाई 2, ये है F m प्लस m। दिस इज अवर आंसर। तीसरा पार्ट का भी आंसर हमारा हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया। अब अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। एक ब्लॉक का मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अपन, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से एक ब्लॉक का मोशन। अब देखो एक चीज आपको यहां से बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा और यहां पे मैंने क्या रख रखा है, एक ब्लॉक रख रखा है जिसका मास कितना था, स्मॉल m, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ये ब्लॉक है, ये इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक m और इस इंक्लाइन प्लेन का ब्लॉक है, इसका मास m है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक m। अब देखो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने रैंप देख रखे होंगे, रैंप पर से आप गाड़ी उतारते हो ना, ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल उसी तरीके से कुछ होता है। रैंप आपको कुछ इस तरीके से होता है, सिस्टम का जो रैंप होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होगा, बनेगा और नहीं यार कैसे बनाऊं। जैसे आप सभी ने देखा होंगे कि जो गाड़ी होती है, एक रैंप होता है इधर से इस तरीके का और यहाँ से गाड़ी आपकी इस तरीके से आती है किसी एंगल थीटा पर, ये एंगल थीटा होगा तो यहीं से एंगल आपका मेजर होगा। तो बिल्कुल ये वैसी ही प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। ये एंगल थीटा, तो इस थीटा एंगल पर देखो या तो ब्लॉक ऐसे रखा है, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, ये ब्लॉक
ऐसा आ रहा है किसी जी एक्सेलरेशन से, इधर कोई एक्सेलरेशन ए से इस डायरेक्शन में, तो हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है क्या होगी। तो देखिए आप सभी ने गाड़ी उतारी है ना रैंप पर से, बिल्कुल वही है। तो आपकी गाड़ी अगर ये रैंप अगर आपका स्मूथ है तो बताइए ये जो ब्लॉक है ये नीचे कितनी एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा। अब देखो आपको फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाने सिखा रखे हैं, तो आप सभी को पता होगा अगर इस ब्लॉक का मास मेरा m है, फ्री बॉडी डायग्राम इसका मास मेरा m है, और इसको थोड़ा सा दूर कर लो इस बॉडी से, और इस ब्लॉक का मास मेरा स्मॉल m है। mg आपको पता होगा नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। और देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन अगर n दे रखा होगा तो ये वाला सरफेस भी इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन n दे रहा होगा। अब आपको पता है ये एंगल इंक्लाइन प्लेन से कोई एंगल थीटा है, और ब्लॉक आपका किस तरीके से रखा होगा, ब्लॉक आपका कुछ इसके ऊपर इसी तरीके से रखा हुआ था। ब्लॉक अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं तो कैसा होगा, ब्लॉक का mg वजन आपका डायरेक्ट इस तरीके से नीचे लग रहा होगा, ये होगा आपका mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखना ये मेरा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन इसी के अलोंग होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये इसका mg होगा। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो देखिए ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को ध्यान से देखना, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा जो ये एंगल होता है ना, ये भी एंगल मेरा क्या होता है, थीटा होता है। बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये चीज आपको ज्योमेट्री से पता चलेगी। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉडी है, इसका मास है स्मॉल है, और बॉडी इस तरीके से है, और सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से। अब आपको समझ आ रहा होगा ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल अगर मेरा ये एंगल थीटा है और यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर इस बॉडी से बिल्कुल ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा होगा मेरा। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये आपका कंप्लीट एंगल थीटा होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आपका अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। देखो ब्लॉक एम है, ये आपका बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, ब्लॉक एम से सीधा वजन वाली लाइन है, वेट वाली लाइन। mg आपका बिल्कुल इस तरीके से होगा, नीचे की डायरेक्शन में mg। अगर ये mg है और ये ऐसे एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एंगल थीटा आया कैसे। तो ठीक है, आपको एक बारी से ये थीटा आपको याद होगा। अब जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी ना तो आप डायरेक्ट देख के बता दो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा, इसका मतलब ये एंगल मेरा क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, फोर्स ऑलवेज रिजॉल्व, force always resolve along the motion and perpendicular to the motion। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है तो फोर्स को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, एक फोर्स लाइन ऑफ मोशन के अलोंग होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, mg cos थीटा मेरा इस डायरेक्शन में होगा, और mg sin थीटा मेरा इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो डायग्राम ध्यान से समझो वापस से। ब्लॉक m है, यहां पर रखा, इस ब्लॉक का मास मेरा mg नीचे की डायरेक्शन में था, ये एंगल थीटा था तो ये 90 डिग्री था, ये 90 माइनस थीटा था तो ये एंगल मेरा वापस से क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा,
और एक सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की डायरेक्शन में n। एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के कारण आएगा ऊपर की डायरेक्शन में n, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg cos थीटा को क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा। तभी बॉडी ना तो इधर जा रही है और ना ही बॉडी इस सरफेस को बाहर जा रही है, ना तो बॉडी इस ब्लॉक के अंदर जा रही है और ना ही बॉडी इस ब्लॉक को छोड़ के जा रही है। यानी ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg cos थीटा को क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर हमारा क्या है, जीरो है। नेट फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर हमारा जीरो है, लेकिन नेट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन, नेट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन मतलब जिस लाइन के अलोंग मेरी बॉडी चलेगी उस लाइन के अलोंग मेरा नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। यानी ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, सरफेस मेरी स्मूथ है। यानी सरफेस मेरी स्मूथ होने का मतलब फ्रिक्शन जीरो है, इस बॉडी को ले जाने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है mg sin थीटा। और mg sin थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक के। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, इस बॉडी के ऊपर लगाने वाला ले जाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, इज रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन a। अब आपको यहां से एक्सेलरेशन पता चल जाएगी, m से m कटा g sin थीटा, यानी इस ब्लॉक को नीचे की डायरेक्शन में आने में जो एक्सेलरेशन लग रही है वो लग रही है g sin थीटा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब अपन ने एक नए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर, चाहे इंक्लाइन प्लेन ऐसे है चाहे इंक्लाइन प्लेन आपका ऐसे है, अगर किसी एंगल थीटा पर अगर मैं किसी ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पर रखूंगा तो वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा g sin थीटा से। नीचे की डायरेक्शन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g sin थीटा होगी। कब होगी, जब हमारा फ्रिक्शन उसके ऊपर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जब जीरो होगा, सरफेस हमारी जब स्मूथ होगी। आई होप मेरी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। देखो, वन स्ट्रिंग है, वन टेंशन है। आप सभी को पता है अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी ब्लॉक मेरा ए एक्सेलरेशन से ही जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि इस ब्लॉक में भी टेंशन टी है और इस ब्लॉक में भी मेरी टेंशन टी है। बिकॉज क्योंकि ये एक सिंगल धागा है, सिंगल धागा होगा तो ये बॉडी जितने एक्सेलरेशन को ये बॉडी जितने एक्सेलरेशन से इसको नीचे ले जाएगी, ये बॉडी उतने एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरा धागा है वो कांस्टेंट है, धागे की लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। धागे की लेंथ मेरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक गाड़ी से, एक बंद गाड़ी है और एक चलने वाली गाड़ी है, बंद गाड़ी को चलने वाली गाड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया, जितनी गाड़ी की स्पीड होगी, जितनी गाड़ी जो चलने वाली गाड़ी जितने एक्सेलरेशन से जा रही होगी, पीछे वाली गाड़ी भी उतनी ही एक्सेलरेशन से तो जा रही होगी। अगर आगे वाली गाड़ी ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रही होगी और पीछे वाली गाड़ी कम एक्सेलरेशन से जा रही होगी तो धागा मेरा क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, यानी टूट जाएगा। धागा मेरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी ये बॉडी जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी, यही बॉडी उतनी एक्सेलरेशन से इधर की डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब ये बॉडी जितने वेलोसिटी से इस डायरेक्शन, वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों वेलोसिटी अलग, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, डायरेक्शन वाइज थोड़ी अलग हो, डायरेक्शन वाइज अलग अलग। क्यों, क्योंकि ये एक्स के अलोंग चल रहा है, ये वाई के अलोंग चल रहा है। वेलोसिटी अपनी वाई के अलोंग भी जाएगी और एक्स के अलोंग भी जाएगी। मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की एक्सेलरेशन होगी क्या, देखो ले जाने वाला 10g है, रोकने वाला टेंशन है, इसको रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। तो देखो ले जाने वाला 10g, रोकने वाला टेंशन इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ले जाने वाला t है, रोकने वाला कोई भी नहीं है, m इंटू ए। तो t से t कटा तो ये आ गया 100 इज इक्वल टू 15a। तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 15, a की वैल्यू आ गई मेरी ये। बात क्लियर, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, आपको टेंशन फाइंड करनी है धागे के अंदर, आप जरूर फाइंड कर सकते हो। 5 इंटू एक्सेलरेशन लग देना, 100 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, एक बॉडी है
जैसे 5 kg मान लो इस ब्लॉक का मास। अब देखो क्वेश्चन है मेरा ये, सरफेस वेरी स्मूथ है, बताइए ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा होगा। अब आपको फाइंड करना है, धागा एक सिंगल धागा है, धागा सिंगल है, ले जाने वाला फोर्स कौन सा है इस केस में, mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल मेरा थीटा है, इधर का एक कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, एक कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा वाला फोर्स ही इस बॉडी को ले जा रहा होगा, mg sin थीटा वाला फोर्स ही इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, रोकने वाला फोर्स टेंशन और इसको ले जाने वाला फोर्स टी। देखो ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा, ये एंगल मान लो 30 डिग्री कोई, ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, तो mg sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास है 5 इंटू ए, ये ले जा रहा है टी से इज इक्वल टू 10 इंटू ए। दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि धागा सेम है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो देखो mg मास था 5g, sin 30 की वैल्यू थी 1/2 इज इक्वल टू 15 है। तो देखो यहां से आंसर आ रहा है हमारा 25 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गई इसकी इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन। अगर आपको टेंशन पता करनी है तो टेंशन पता करने के लिए आप इस फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन की जगह रख देना 25 डिवाइडेड बाई 15, टेंशन पता चल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है ना क्वेश्चंस। ले जाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स, ले जाने वाला फोर्स रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल की क्लास में इस टाइप की क्वेश्चंस फिर से लेके आऊंगा आपके सामने ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।